पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर मुहर लगा दी है। जल्द ही तहव्वुर राणा नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की टीम भेजकर भारत लाया जाएगा। 26/11 के मुंबई हमलों का सबसे बड़ा मोहरा तहव्वुर राणा जब भारत लाया जाएगा, तब इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA और RNAW सब मिलकर उससे पूछताछ करेंगे। दर्शकों, ये आतंकी असल में ISI का अधिकारी था, जिसने 26/11 के मुंबई हमले के दौरान डेविड कोलमन हेडली का हैंडलर बनकर काम किया। लेकिन राणा के भारत में प्रत्यर्पण के साथ ही जितनी पाकिस्तानी ISI डरी हुई है, उससे कई ज़्यादा भारत में मौजूद कुछ राजनीतिक दल और असामाजिक तत्व भी डरे हुए होंगे। कौन, कैसे और क्यों, इस सब के बारे में हम वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो पूरा होने तक बने रहिए। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। साल था 2008, जब मुंबई में अजमल कसाब समेत 10 आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके मुंबई को दहला दिया। इस हमले में 166 लोग मारे गए, जबकि 300 से अधिक घायल भी हुए। इसी हमले के दौरान महाराष्ट्र पुलिस के 3 अधिकारी एक क्वालिस में सवार थे, जिस पर अबू इस्माइल और अजमल कसाब ने गोलियों की बौछार कर दी। इस क्वालिस में एक कांस्टेबल भी था, अरुण जाधव, जो आतंकियों की गोली से जख्मी हुआ लेकिन मरा नहीं। आतंकियों को लगा कि सब मर गए, कांस्टेबल समेत। उन्होंने सभी शवों को गाड़ी से बाहर फेंका और गाड़ी लेकर निकल गए। लेकिन अरुण जाधव ने समय रहते वायरलेस से कांटेक्ट करते हुए अजमल कसाब और अबू इस्माइल की लोकेशन बता दी। आखिर में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले जी ने ट्रैप के बदौलत कसाब को रोका। उसे पकड़ते हुए पेट में AK-47 से निकलती 25 गोलियां खाई और बलिदानी हुए, लेकिन अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा। बाकी 9 आतंकवादियों को सुरक्षा दलों ने मुठभेड़ में ढेर किया। कसाब को जिंदा पकड़ते ही पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के हाथ लगा कसाब के बैग में रखा ID कार्ड, जिस पर उसकी फोटो के साथ नाम लिखा था समीर चौधरी। पता था बंगलुरु का और हाथ में बंद रखा था कलावा। इससे राकेश मारिया तुरंत भाप गए कि हमलावरों की असली प्लानिंग थी। पुलिस की गोली से आतंकी मरते और ID कार्ड से नाम आता समीर चौधरी, जो कि बंगलुरु का रहने वाला था। लेकिन कसाब के पकड़े जाते ही पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने कसाब का घर दिखाया, कसाब के पिता का इंटरव्यू पब्लिश किया। साथ ही पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद अली दुर्रानी ने उत्साह के साथ कसाब के पाकिस्तानी होने की बात कबूल दी। इस बात पर गुस्साए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने दुर्रानी को पद से हटा दिया। लेकिन इस सब के बीच 2 चीज़ें पुख्ता तौर पर साबित हुई कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था और वो भी बाकी आतंकवादियों की तरह ही मुसलमान भी था। कसाब के जिंदा पकड़े जाने से किसी के रंग में भंग जरूर पड़ गया। 2008 के हमले के बाद 2009 में पुलिस के पूर्व अधिकारी है SM मुशर्रफ, जिन्होंने किताब लिखी हु किल्ड करकरे। इस किताब के जरिए उन्होंने पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने क्लेम किया कि 2009 के हमले की आड़ में ब्राह्मण संगठन ने करकरे की जान ली, क्योंकि करकरे भगवे आतंकवाद को एक्सपोज कर रहे थे। इसी दावे में उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ के साथ अदालतों को भी लपेट लिया। इन सभी संस्थानों पर ब्राह्मणवाद का और संघ के वर्चस्व का आरोप लगाया। सोचिए, देश में कांग्रेस की सरकार थी, देश में मैडम गांधी और मास्टर गांधी के इशारे के बिना तो प्रधानमंत्री तक कुर्सी पर नहीं बैठते थे। जिस संघ को खत्म करना ही राहुल गांधी का ध्येय है, उनकी सरकार के कार्यकाल में अदालत से लेकर इंटेलिजेंस विभाग के सभी संस्थान संघ के निर्देशों पर चल रहे थे। ऐसे दावे सीमेंट फूंककर किताब लिखने वाला ही कर सकता है। एक तरफ इंडियन मुजाहिदीन के मालेगांव में किए बम धमाके को कर्नल पुरोहित और साग्गी प्रज्ञा के सर पर मर दिया गया, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द समाज में उछाले गए, तो दूसरी तरफ धमाके और हमले थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 26/11 के हमले के बाद दिग्विजय सिंह और कृपाशंकर सिंह, दोनों कांग्रेस के लीडर, 26/11 RSS की साजिश, इस किताब के अनावरण में उपस्थित थे। इनके साथ थे महेश भट्ट। अब इसमें समझने की बात यह भी है कि मुंबई के हमलों की जानकारी लश्कर तैयबा को देने वाला डेविड हेडली महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट के साथ कई बार मुंबई घूम चुका था, जहां पाकिस्तान दुनिया भर में भारत के मुस्लिम खतरे में होने का राग अलाप रहा था।
भारत में हिंदू आतंकवाद होने की बात कर रहा था, वहीं कांग्रेस भी भगवा आतंकवाद के नाम पर प्रचार कर रही थी। हिंदू आतंकवाद के नाम पर संघ और संघ से जुड़ी संस्थाओं पर दोष मढ़ने की कोशिश हो रही थी। इन हमलों से कांग्रेस ने चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश की थी, जिसकी रिपोर्ट अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास तक पहुंची। यानी अगर अजमल कसाब जिंदा पकड़ा न जाता तो इतने बड़े आतंकी हमले का दोष हिंदू समाज के माथे पर मढ़ दिया जाता और भारत की सरकार भी बड़ी खुशी के साथ इस बात का प्रचार करती। इसी की आड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाए जाते वो अलग। इसी की आड़ में दुनिया भर में हिंदुओं की छीतू होती। इसीलिए हिंदू समाज पर बलिदानी तुकाराम ओंबळे के उपकार है। उन्होंने अपनी जान देकर कसाब को जिंदा पकड़ा। उस समय भारत के गृह सचिव थे राम प्रधान, जिनकी अध्यक्षता में एक कमेटी स्थापित की गई। सुरक्षा व्यवस्था में त्रुटियां और हमले के पीछे का कारण खोजना उनकी कमेटी का मुख्य उद्देश्य था। 2017-18 के बीच उन्होंने दावा किया कि 26/11 के हमले के पीछे एक स्थानिक कनेक्शन भी था, जो कि पी चिदम्बरम के दबाव के कारण जानकारी जुटाना मुश्किल हुआ। दोस्तों, अगर लोकल कनेक्शन था तो वो किस समुदाय का था, यह अलग बताने की बात नहीं है। और अगर पी चिदम्बरम ने जांच को रोका तो क्यों रोका, यह भी अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात ऐसी है कि पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों भी मुंबई हमलों पर हिंदू संगठनों, हिंदू समाज को दोष दे रहे थे, लेकिन असलियत में 26/11 का हमला पाकिस्तान की आईएसआई ने प्लान किया था, जो कि कराची प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इसी में हिंदुओं को दोषी बनाना भी महत्वपूर्ण उद्देश्य था। उनके भेजे गए आतंकी जिंदा पकड़े नहीं जाएंगे, ऐसी व्यवस्था लश्कर ए तैयबा ने कर रखी थी। इसीलिए उन्होंने कलावा भी बांध रखा था और गलत आईडी कार्ड भी दे रखे थे। अब सवाल यही बनता है, क्या उस समय की कांग्रेस की सरकार हमले के बारे में पहले से जानती थी? क्या उन्हें इस प्रकार के हमले के बारे में पता था? और अगर केस के धागे खुल रहे थे तो हमले के लिए हिंदू संगठनों पर कांग्रेस नेता दोष क्यों मढ़ रहे थे? इन सभी सवालों के जवाब एक ही इंसान के पास है, जिसका नाम है तहव्वुर राणा, जो कि डेविड हेडली का हैंडलर भी था और आईएसआई का एजेंट भी। उसके भारत आते ही कई पत्ते खुलेंगे, कई रात से पर्दा उठाया जाएगा और उनसे भी सवाल उठाए जाएंगे जिन्होंने आतंकवादियों को बचाने के लिए हिंदुओं को दोषी बनाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।